नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तहत अपना दल के वरिष्ठ नेता नदीम अशरफ ने आगरा पहुंचकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के अभियान का आगाज किया। साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां अंतिम संस्कार में जा रहे एक ही परिवार के 13 लोग ट्रक और पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत में घायल हुए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अपना दल एस ने आगरा में संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता नदीम अशरफ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की विचारधारा व नीला केसरिया झंडे को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। ब्रज परिक्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनावी तैयारियों में जुटने का संदेश दिया। इस दौरान अंबे हॉस्पिटल में नदीम अशरफ का जन्मदिन भी उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर बीके अग्रवाल, डॉक्टर पवन चौधरी, शिवेंद्र पटेल, राहुल पटेल, ईशु दास समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल पे मुझे अब मौका मिला कि मैं अपनी पार्टी की और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश को जनता तक पहुंचाऊं आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आज जनपद आगरा में आगरा की पावन धरती पर मुझे आने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आगरा एक वो धरती है जहां बड़ी बड़ी सारी चीजें हैं, दुनिया का 7वां अजूबा है। और हमारी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री महेश चौधरी जी, जो पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा पार्टी के लिए खड़े रहते हैं, एक सच्चे सिपाही की तरह। एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, पार्टी के लिए हमेशा शोषित, वंचितों, कमजोरों, गरीबों की जो पार्टी है, ये अपना दल है। जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी का जो दिशा निर्देश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बहुत मेहनत से दिशा निर्देश का पालन करते हैं। और हम सब मिलकर पार्टी को समय पे जो भी कार्य मिलता है, हम लोगों को जो आदेश होते हैं, समय समय पे पार्टी के लिए काम करते हैं और हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। बूथ स्तर पर काम हर जनपद में हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर। और पार्टी दिन प्रतिदिन सभी समाज अपना दल से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपना दल सभी समाज की पार्टी है। अपना दल की जो विचारधारा है वो सभी समाज को बाधित करती है और तेजी के साथ कार्रवाई बढ़ रहा है। और हम इस नीले केसरिये झंडे को इतनी मजबूती के साथ बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2027 में हम सबकी नेता आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश को में विकास की एक लहर चलाना है। आज आपका जन्मदिन भी है और यहाँ जन्मदिन के साथ भी मनाया गया, क्या सकते हैं? जी, आज मेरा जन्मदिन है और बड़ी इस बात की मैं अपने खुशनसीबी है मेरी, बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आगरा मंडल के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय महेश चौधरी जी के साथ एक हमें जन्मदिन मनाने का अपना जो मौका मिला है, क्योंकि ये पार्टी के एक सिपाही के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी हैं और सभी समाज, सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। और एक बहुत मतलब एक इनके अंदर जो चीज मानवता की जो है चीज, सबको सम्मान देने की, वो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और पार्टी के लिए हमेशा तन मन धन से खड़े रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर महेश चौधरी जी है। आज हमारे भाई नदीम जी, आज हमारे जनपद आगरा में उनका आगमन हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस आगरा की पावन धरा से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस बात का भी बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ उनका कि आज उनका एक खास दिन है, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। तो आज जन्म दिवस के अवसर पर भी, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे पार्टी के कार्य आज करने चाहिए। आज हो सकता है कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वो अपने घर पर ही जन्मदिन मनाते, परंतु ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार
तो जमीनी स्तर पर जो मेहनत करने वाले ये युवा साथी हैं हमारे आदरणीय नदीम जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनको जन्मदिन की भी ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं और मैं निश्चित रूप से उनको सांत्वना देने का काम करूंगा कि जनपद आगरा में आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सानिध्य में जनपद आगरा में हर गली गली और हर मोहल्ले मोहल्ले में बूथ स्तर तक हम इस संगठन का कार्य कर रहे हैं और दिन रात सभी लोग मुझे देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और मैं मेहनत कर रहा हूं। आदरणीय नदीम जी का मुझे कुछ दिशा निर्देश और मिले हैं, मैं इन कार्यों पर भी बहुत मजबूती से संगठन को मजबूत करने का और काम करूंगा। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इटावा में बस्तियर थाना क्षेत्र के चमनपुरा मोड़ पर शुक्रवार सुबह ट्रक और पिकअप के आमने सामने की टक्कर में एक ही परिवार के 13 लोग घायल हो गए। सभी लोग अकबरपुर गांव से चौबिया थाना क्षेत्र के उनवास संतोषपुर गांव में रिश्तेदारी में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल राजेश 48 वर्षीय पुत्र शेदालाल की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया तथा दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इटावा से सीनू संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के विकासखंड नवाबगंज स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिजोरी में अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापक महावीर जैन ने बताया कि 2 जुलाई की सुबह विद्यालय पहुंचने पर दिव्यांग शौचालय क्षतिग्रस्त मिला। पानी की पाइपें उखाड़ी गई थी और रसोई घर की खिड़की के सरिये भी टूटे थे। साथ ही कमरों के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया गया था। घटना की सूचना उन्होंने 112 पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। जांच के दौरान विद्यालय की 4 दीवारें भी टूटी मिली। प्रधानाध्यापक के अनुसार वर्ष 2022 में बनी यह बाउंड्री वर्ष 2025 में तेज आंधी के दौरान गिर गई थी और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के बावजूद अब तक इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका? महावीर जैन। मैं यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। कौन से स्कूल के? पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिजोरी। अच्छा। क्या घटना हुई मास्टर साहब, जो यहाँ के आपके यहाँ के शौचालय दिव्यांग शौचालय तोड़ दिए, किसके द्वारा टूटे गए? क्या बात कैसे क्या घटना घटी? 2 जुलाई को सुबह जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो वहाँ देखा सारे गेट खुले हुए हैं। तो उन गेटों को जाके देखा तो उसमें दिव्यांग शौचालय जो है वो उसकी सीट टूटी पड़ी थी और नल के कनेक्शन वगैरह उनके जो है तोड़ दिए गए, ताले बाहर टूटे हुए पड़े थे। उसके अलावा स्कूल के गेट सब इस तरीके से क्षतिग्रस्त किए गए कि सारे ताले तोड़ने का प्रयत्न किया गया, लेकिन ताले टूटने से बच गए। और फिर जब रसोई घर खोला गया तो उसमें देखा कि एक जंगला, उसकी 2 सरियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं। ऐसा सब देखने के बाद इधर उधर चारों तरफ अंदाज लगाया गया तो ऐसा लगा कि रात में किसी अराजक तत्वों के द्वारा ये सब काम किया गया है। इसकी सूचना आपने कहीं थाने में? हमने 112 पर दी। वहाँ से 112 के जो पुलिसकर्मी वगैरह थे अपनी गाड़ी से आए, उन्होंने ये सब देखा। उसके बाद यहाँ पे छानबीन की। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं मास्टर साहब, स्कूल की अगर देखा जाए तो स्कूल की बाउंड्री भी टूटी हुई है। ये बाउंड्री कब टूटी और किसके, या बनवाई नहीं की किसी के द्वारा? ये बाउंड्री 2025 में, मतलब पिछले साल 21 मई को जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूकंप, वो आंधी टाइप में, तूफान टाइप में आया था, उस समय ये पूरी बाउंड्री गेट सहित पलट गई थी। अच्छा। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को काफ़ी बार दी जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा क्या बनवाया नहीं गया इसे? अभी तक तो कोई भी कार्य शुरुआत नहीं की गई। ये बाउंड्री ग्राम प्रधान द्वारा बनवाई गई थी 2022 में। अच्छा। और उसके बाद 2-3 साल में 2025-21 मई को जो भयंकर
तूफान टाइप जो आंधी आई थी उसमें ये गिर गई। क्या नाम है गाँव इसकी गाँव सूचना सभी लोगों को दे दी गई। ग्राम प्रधान कौन है इसके? ग्राम प्रधान श्री सावित्री देवी। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने विकासखंड नारकी की ग्राम सभा नेपई के मजरा कपावावली में का स्थलीय निरीक्षण कर राजस्व विभाग की नई रोवर पैमाइश प्रणाली की जानकारी ग्रामीणों को दी तथा सदियों पुरानी प्राकृतिक झील का डिजिटल सीमांकन कर उसकी सीमाओं को सुरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लगभग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस प्राकृतिक झील को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर जोर देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार और आय के नए अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण भी होगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। निरीक्षण के समय जनपद और विकासखंड नारकी के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी ट्रैफिक सर्किल में जाम और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वी रेंज के डीसीपी के रमेश के निर्देश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास पवार ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों गौरव और सत्यव्रत सिंह के साथ नंदनगरी फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और रंबल स्ट्रिप्स, स्पीड ब्रेकर स्ट्रिप्स, स्पीड लिमिट बोर्ड तथा अन्य चेतावनी संकेत जल्द लगाने के निर्देश दिए। कार्यभार संभालने के बाद से ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास पवार क्षेत्र में अवैध रूप से चलने वाले ट्रैक्टरों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहे हैं तथा प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार करवा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि डीसीपी के रमेश के मार्गदर्शन और लगातार मॉनिटरिंग से जाम की समस्या कम होने के साथ सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पुलिस ने फैक्ट्री से कॉपर पाइप चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 40 किलो कॉपर पाइप, करीब 80,000 रुपये मूल्य का माल, वारदात में इस्तेमाल एक कंटेनर वाहन तथा 2700 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 29 जून की रात साहिबाबाद स्थित एक फैक्ट्री से कॉपर पाइप चोरी होने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी, जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने कई अन्य चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है, जिनमें से एक के खिलाफ करीब 1.5 दर्जन और दूसरे के खिलाफ 3 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उनके अन्य साथियों और पूरे चोरी नेटवर्क की जाँच कर रही है। सर, आज चोरी गिरोह के 2 सदस्य हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो चोरी करता था उसका एक गैंग का खुलासा किया है। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम फैसल उर्फ शकील और अंचल पुत्र जगदीश हैं। ये फैसल पे करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। कुल अभी तक 18 मुकदमे इसके संज्ञान में आए हैं। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में इसकी जानकारी दी जा रही है और ये सारे मुकदमे चोरी, एनडीपीएस इससे संबंधित हैं। जो अंचल है उसके ऊपर कुल 3 मुकदमे हैं। हुआ ये था कि थाना लिंक रोड में 29/6 को एक रेफ्रिजरेशन की एक यूनिट है, वहाँ पे कुछ कॉपर का सामान चोरी हुआ था। इसके संबंध में सूचना धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत थे और उसी के अनावरण के लिए हम प्रयासरत थे। तो दौरान चेकिंग हमें सूचना मिलती है कि कुछ जो चोर उससे संबंधित जो है उसी के संबंध में दोबारा कुछ चोरी करने आए हुए हैं। तो उस पर हमने अपनी घेराबंदी करके चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल लगभग 40 किलोग्राम जो पीतल का सामान था वो भी बरामद हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 80,000 है। इसमें बस अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो माल चोरी करते थे उसको कहाँ पर ये खपाते थे, कहाँ बेचते थे? सर, किस तरह की कंपनी में टारगेट करते थे? देखिए, इसमें पूर्व में इनके द्वारा 1-2 फैक्ट्रियों में काम भी किया गया था, जिससे कि ये मतलब रैकी कर पाएँ और कम से कम जो एरिया है उस एरिया का लेआउट के बारे में, कंपनियों के बारे में कि कौन सी कंपनी किस तरह का कार्य कर रही है, वहाँ पे किस तरह का सामान होने की प्रायिकता ज़्यादा है। रेफ्रिजरेशन में या बिजली के जो भी काम है उस तरह की जो कंपनियां हैं वहाँ पे पीतल संबंधी कोई ना कोई वस्तु होने की प्रायिकता थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए उनको उस वहाँ पे उन कंपनियों को ही टारगेट करते थे। इनका आपराधिक इतिहास जैसा कि मैंने बताया कि एक का आपराधिक इतिहास टोटल 18 मुकदमे हैं और एक पे 3 मुकदमे हैं। फैसल है उस पर 18 मुकदमे हैं और जो अंचल है उस पर 3 मुकदमे हैं। अंचल कार्य क्षेत्र की बात करें तो चोरों का जो कार्य क्षेत्र तब किस एरिया में ज़्यादा चोरी की घटना उत्पन्न होने जाती है?
ठीक है, देखिए अब अभी तक जो इन्होंने जो चोरी की घटनाएं कारित करी हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन में और बाकी का दिल्ली एनसीआर रीजन में ही करी हैं। अन्य जगह भी अगर इनके द्वारा कोई चोरी करी गई है उसके बारे में हम अभी इनका प्रयासरत हैं। ये जो फैसल है वो फैसल प्रतापगढ़ का रहने वाला है, इस समय वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में रह रहा था। और जो अंचुल है ये अंचुल बरेली का रहने वाला है और इस समय पश्चिमी दिल्ली वहाँ पे हाल फिलहाल उस जगह निवासी सर कुछ और साथियों के नाम भी प्रकाश में है क्या? इस घटना से संबंधित कोई और साथी के नाम प्रकाश में नहीं आए थे। हाँ, फैसल इससे पहले एक 76/26 मुकदमा अपराध संख्या है जिसमें ये अपने अन्य 2 साथियों के साथ इसने चोरी करी थी और जिसमें करीब लगभग 5 कुंटल माल उस समय बरामद भी हुआ था और इसके 2 साथी ये जेल भी गए थे, इसमें ये वांछित भी था। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हापुड़ में प्रेम संबंध को लेकर एक प्रेमी जोड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों ने बताया कि वे एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और बालक होने के बावजूद एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथा विरोध के चलते घर से भागकर शादी कर ली है। उनका आरोप है कि रिश्ते का विरोध करने वाले परिजन अब उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वे डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जोड़े ने पुलिस से केवल सुरक्षा की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि यदि दोनों कानूनन बालिग हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी और किसी को भी कानूनन अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम आपका? पायल। अच्छा, आज कप्तान साहब यहाँ आए, किस लिए आए हैं? हम प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन लगाने आए हैं। हमने शादी की थी तो फैमिली वाले हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, झूठी कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसी के लिए आए हैं। हम अभी पीछे भी आए थे 1 तारीख में, उसके बाद भी ये फिर से हमें परेशान कर रहे हैं, तो उसी की एप्लीकेशन लगाने हम। कब शादी आपने की थी? हमने शादी की थी 29/6/2026। परिवार वाले परेशान कर रहे हैं आप? जी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की को ज़बरदस्ती ले जाया गया है, जो कि गलत है। मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन हो, वो हमें दोबारा परेशान ना करें या कोई भी इनकी फैमिली को परेशान ना करें। दीपांशु है। यहाँ हम कप्तान साहब से गुहार लगाने आए हैं। हमने 29/6/2026 को शादी की थी, जिसको ये नहीं मान रहे हैं। ये अपहरण का केस लगा रहे हैं हमारे पर, लड़की के घर वाले, और हमने दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी किया और ये हमारे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे घर वालों को परेशान नहीं किया जाए, इसीलिए हम कप्तान साहब के पास आए। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। नौतनवा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गुड्डू खान ने कथित आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर एसडीएम नौतनवा को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला द्वारा की गई कथित टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराकर संबंधित महिला के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन प्रभावी कदम उठाए, ताकि समाज में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनी रहे तथा सभी नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित हो सके। गुड्डू खान ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही करने की अपील की है। देखिए, एक नाजिया खान है, इलाही खान, उन्होंने हमारे हुजूर के खिलाफ गलत टिप्पणी किया है। किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, सारा जात, सारे धर्म, सारे बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं और सारे धर्मों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करके माहौल को खराब करने का प्रयास ऐसे लोग करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनको। महाराजगंज से सीनू संवाददाता शरवण यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड के करीब पखवाड़े बाद मेजा विधायक संदीप पटेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की तथा भविष्य में मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी शोक संवेदना व्यक्त कर आर्थिक सहायता प्रदान की। बाद में सांसद उज्जवल रमन सिंह भी पीड़ित परिवार से मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का भरोसा दिलाया।
कार्यक्रम में गाजीपुर सदर विधायक जय किशन साहू, जिलाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद समेत कई सपा नेता मौजूद रहे। घटना होती है और इस परिवार के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, मैं समझता हूँ उसकी जितना निंदा करिए कम है। लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी विधानसभा थी, हमारी विधानसभा में इस परिवार के साथ जो दुर्घटना घटी, अभी आपने सुना भी कि मैं इस परिवार के लगातार संपर्क में था, मैंने लगातार कई बार बात किया। मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह सक्रियता दिखा रहे थे, मुझे उम्मीद थी कि इस परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद थी कि इस परिवार के लोगों को कम से कम सरकारी नौकरी मिलेगी। जो बच्चे यहाँ से बंगलौर, गुजरात, तमाम जगहों पर जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार इनको सरकारी नौकरी देगी और ये रुक करके जो परिवार में बचे हुए लोग हैं उनकी देख रेख करेंगे, उनकी मदद करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना में केवल राजनीति किया। दुर्भाग्य तो यहाँ तक है, इसके पहले जो माननीय मंत्री जी यहाँ आए, उनके विधानसभा में एक साथ 4 मर्डर हुए, आज तक उनको उनके घर जाने का मौका नहीं मिला। थोड़े दिन पहले यहीं करछना में एक दलित परिवार को खुलेआम जला दिया गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी विधायक सहित कोई भी एक कार्यकर्ता भी उनके यहाँ पहुँचने नहीं पहुँचा। थोड़े दिन उसके पहले उसी कौंधियारा में खुलेआम सोनू यादव को मार डाला गया केवल एक गाना बजाने पर। आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते, केवल ये नफरत फैलाना चाहते हैं। ये नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। आज पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, जैसे ये घटना घटी, उन्होंने मुझसे पूरा संज्ञान लिया। चूँकि मैं यहाँ का विधायक था, मैंने उनको पूरी जानकारी दी, उनकी पूरी संवेदना थी, पूरी पीड़ा के साथ शामिल थे। उन्होंने उसी दिन मुझको निर्देशित किया कि जब माहौल शांत हो जाए तो उस परिवार में जा करके, उस परिवार से मिल करके उस परिवार की आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो परिवार भी पीडीए का एक अंग है और जो पीडीए का अंग है उसके सुरक्षा, उसके सम्मान की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। इसलिए आज मैं इस परिवार के बीच में आया हूँ। हमारे साथ आदरणीय हमारे विधायक जय किशन साहू जी, मंत्री जी ने एक शब्द और कहे थे कि जिस गाड़ी में हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पप्पू लाल निषाद जी हैं, जयशंकर भारतीय जी हैं, हरिओम साहू जी हैं और हमारे अध्यक्ष विजयराज जी हैं। तमाम हमारे पार्टी के लोग आज आपके बीच में, परिवार के बीच में आए हैं। हम लोग आपका दुख बांटने आए हैं, आस पहुँचने आए हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस पीड़ित परिवार के बीच में नौकरी देने का काम हम आज ही आपके बीच में भरोसा दिला के जाते हैं। दूसरा, अगर जो जैसा कि कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि आपके परिवार के पास सड़क आने की जगह नहीं है, अगर परिवार के यहाँ पर मिट्टी डलवा करके अगर रास्ता साफ सुथरा डीएम और एसडीएम मिलकर करा देंगे तो अभी हमारे पास विधायक निधि है, हम विधायक निधि आएगी, उस विधायक निधि से आपकी सड़क बनवाने का प्राथमिकता पर काम करेंगे। इस बात का हम आपके माध्यम से परिवार को भरोसा दिलाते हैं। जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे थे विधायक जी की, विधायक जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं और कई आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि जिस गाड़ी में अगर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा है, मंत्री जी इस तरह के शब्द रख करके यहाँ पे गए हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे? मैंने अभी आपसे एक सवाल किया कि जिस मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी विधानसभा के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, उसमें कौन बैठा हुआ था, कौन गाड़ी में बैठा था? आपके आंधी में जो 3 ट्रिपल यादव की हत्या हुई, उस गाड़ी पर किसका झंडा लगा हुआ था? आपके बगल से करछना में एक दलित परिवार को खुलेआम मार दिया गया, उस पर किस पार्टी का झंडा लगा था? आपके बगल में कौंधियारा में एक यादव परिवार की हत्या कर दी गई, उस पर किस पार्टी का झंडा लगा था? निशा विश्वकर्मा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, इस पर किस पार्टी का झंडा लगा था? भारतीय जनता पार्टी इस समय गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे गुंडे शरण ले रहे हैं। मैं आपको बड़े विश्वास साथ कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, गांव गरीब की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है और उसी के कारण ना हमारी सरकार है। आप यही नहीं,
आप चाहे वो निशा विश्वकर्मा का ले लीजिए, चाहे करछना में दलित परिवार का ले लीजिए, चाहे जहां भी आप ले लीजिएगा, यहाँ भी आप ले लीजिए। समाजवादी पार्टी कोई सरकार में नहीं है और लंबे समय से सरकार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश जी ने हम लोगों को बुलाकर, माननीय विधायक जी सहित, हम लोग जिलाध्यक्ष जी सहित, हम लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने कुछ मदद आपके इस परिवार को करने का काम किया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कल भी आपके साथ खड़ी थी, आज भी आपके साथ खड़ी, और पीडीए के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। विधायक जी, आप मौजूदा सरकार से भी पीड़ित परिवार से आर्थिक मदद की मांग करेंगे? मैं तो मौजूदा सरकार से यही कहूँगा कि पीड़ित परिवार की जो आर्थिक मदद है वो कम से कम 25 लाख रुपया एक परिवार की होनी चाहिए। कम से कम सरकारी नौकरी का इंतजाम जरूर होना चाहिए, और हम तो चाहेंगे कि वो सरकारी नौकरी इसलिए मिलनी चाहिए पीड़ित परिवार को कि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी, और मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस पीड़ित परिवार के लोगों को हम नौकरी दिलाने का भी काम करेंगे। इस बात का हम भरोसा भी दिलाते हैं। पीड़ित परिवार लगातार बुलडोजर का मांग कर रहा है, अभी तक बुलडोजर नहीं चल पाया। मैं समझता हूँ कि बुलडोजर आज की तारीख में केवल दुरुपयोग का एक अड्डा बन गया है। हम संविधान के दायरे में रह करके मैं सरकार से मांग करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई उस जो लोगों ने जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई हो वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए हमारे साथ गाजी प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा के साथ बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।